हेलो व्यूवर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है वो है 0 to पाई, और इंटीग्रैंड जो होगा वो होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स, राइट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इस इंटीग्रल को हम बहुत आसानी से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी मदद से हम इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस इंटीग्रल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस इंटीग्रल को मान लेते हैं हम आई, राइट। और जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की यूज़ करेंगे वो है 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स, राइट। तो इस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमारे पास है पाई, राइट। तो आई को हम लिख सकते हैं, चलिए इस इंटीग्रल को हम इंटीग्रल 1 मान लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 0 से पाई, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट पाई माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। तो देखिए इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ होता है यहाँ पर, तो एक्स की जगह हम नेक्स्ट स्टेप में ए माइनस एक्स से एक्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे इस इंटीग्रल में हमारे पास कॉट एक्स है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि एक्स को रिप्लेस कर देते हैं ए माइनस एक्स से। तो ए यहाँ पर पाई है, तो पाई माइनस एक्स से हम रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखिए कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉट थीटा, राइट। तो आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 0 to पाई, और यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉट एक्स, राइट। क्योंकि कॉट पाई माइनस एक्स जो होगा वो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा इस रिलेशन से, राइट। तो इसे हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इंटीग्रल 1 और इंटीग्रल 2 को ऐड कर लेते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। तो हमें मिल जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी हमारे पास आई प्लस आई, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से पाई, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट एक्स डी एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, और डी एक्स आ जाएगा, राइट। तो आई प्लस आई हमारे पास आ जाएगा 2i, और 0 से पाई जो इंटीग्रल है, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो सेम हैं, तो हम जो इंटीग्रल है 0 to पाई को अप्लाई करेंगे इन दोनों फंक्शंस पर। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम 0 to पाई को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो कॉट एक्स आ जाएगा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया है, तो इसे हम इंटीग्रल नंबर 3 मान लेते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे हम इस इंटीग्रल को आगे सॉल्व करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके, राइट। तो मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कॉट एक्स को पी, राइट। तो कॉट एक्स को हमने पी मान लिया। तो देखिए इस इंटीग्रल की फॉर्म जो हो जाएगी वो बन जाएगी 0 से पाई, और हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पी प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पी आ जाएगा, राइट। ओके। तो अब यहाँ पर हम हमारे पास जो इंटीग्रेंड है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पी प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पी है। तो चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पी है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पी है, तो इन दोनों का सम जो होगा
वो -1 होगा अगर ये जो p है, ये एक इंटीजर ना हो, राइट। तो अभी हम इसे एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे इस इंटीग्रल की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे इस प्रॉपर्टी का यूज करके, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी अगर p की वैल्यू जो है वो एक इंटीजर हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो रिलेशन है, तो इसे बहुत ही जो है हमें बहुत सीरियसली इसे समझना होगा कि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p जो होगा, अगर इन दोनों का सम -1 होगा, अगर p ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सिंबल के अंदर जो p है, अगर ये इंटीजर नहीं होता है, z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है, राइट। तो तब क्या होगा, इस सम की वैल्यू -1 होगी और इन दोनों का सम जो होगा वो ज़ीरो होगा अगर ये जो p है, ये p जो है वो एक इंटीजर हो। तो यहाँ पर देखिए हम p को क्या मान रहे हैं, cot x। तो देखिए अब यहाँ जो लिमिट्स हैं हमारी वो हैं x इज इक्वल टू 0 से पाई तक, राइट। तो अब हम यहाँ पर 0 और पाई के बीच में कोई भी एक एंगल यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो चलिए मैं x इज इक्वल टू यहाँ पर ले लेता हूँ π/4, राइट। तो जब x इज इक्वल टू π/4 होगा तो देखिए p की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि p हम cot x ले रहे हैं, तो p की वैल्यू जो होगी वो cot π/4 हो जाएगी, यानी कि p की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि cot π/4 की वैल्यू 1 होती है। और p इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि 1 जो है वो एक इंटीजर है, राइट। तो जब 1 इंटीजर होगा, p इज इक्वल टू 1 जो है वो इंटीजर होगा, तो तब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि तब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। चलिए एक और वैल्यू लेते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3π/4, और 3π/4 भी जो है वो 0 और पाई के जो है बीच में लाई करता है, ठीक है। तो p की वैल्यू जो आ जाएगी वो cot 3π/4 आ जाएगी, और cot 3π/4 की वैल्यू -1 होती है, और -1 भी जो होगा वो एक इंटीजर होगा, राइट। तो इस केस में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि p जो है वो एक इंटीजर है, -1 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और पाई, इन दो लिमिट्स के बीच में x की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए cot x की वैल्यू एक इंटीजर आएगी, जैसे यहाँ p की वैल्यू 1 आई और यहाँ पर x इज इक्वल टू 3π/4 के लिए p की वैल्यू -1 आई, तो ये जो क्वांटिटी होगी ये 0 हो जाएगी, राइट। तो 2i जो होगा हमारा वो 0 से पाई और यहाँ 0 dx आ जाएगा, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 0 हो जाएगी वैल्यू इस इंटीग्रल की, तो i की वैल्यू 0/2 0 आ जाएगी। तो i की वैल्यू 0 कब होगी, जब जो p है हमारा वो इंटीजर होगा, यानी कि p जो है हमारा cot x है। तो p इज इक्वल टू cot x जब जब एक इंटीजर होगा, तब i की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, राइट। तो चलिए वापस अब हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, राइट। तो जो लिमिट्स हैं वो 0 से पाई तक हैं। तो चलिए 0 और पाई के बीच में हम एक और ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिससे कि जो p की वैल्यू है वो एक इंटीजर ना आए, राइट। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं π/6, राइट। तो π/6 जो होगा वो 30 डिग्रीज हो जाएगा, और π/6 जो है वो 0 और पाई के बीच में लाई करता है। तो देखिए p की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot x, तो x है π/6, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो √3 आ जाएगी, राइट। तो p की वैल्यू जो है वो √3 है, और √3 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, राइट। तो इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p की वैल्यू क्या आएगी,
तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p जो होगा वो √3 होगा, फिर यहाँ आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -√3, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √3 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो 1.73 होगी। तो 1.73 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 होगा, राइट। और -√3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -√3 मतलब -1.73, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो -2 होगा, राइट। तो यहाँ हम -2 रखेंगे, तो देखिए 1 -2 -1 आ गया है, राइट। तो देखिए इस तरीके के जो एंगल होंगे x = π/6 टाइप के जो एंगल्स होंगे, उनके लिए जो p की वैल्यू है, यानी कि cot x की जो वैल्यू है वो एक इंटीजर नहीं आ रही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p की वैल्यू हमेशा ऐसे एंगल्स के लिए -1 होगी, राइट। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 से पाई, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p हमें मिल जाएगा -1, और ये हो जाएगा dx, राइट। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे इसे, तो माइनस हम बाहर ले लेंगे, तो dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, लिमिट हो जाएंगी 0 से पाई, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर पाई -0, तो ये आ जाएगा -पाई, राइट। तो i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -π/2, राइट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू, i की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अब कब 0 होगी, जब cot x की वैल्यू जो होगी वो एक इंटीजर होगी, राइट। तो i की वैल्यू 0 हो जाएगी जब cot x की वैल्यू एक इंटीजर होगी, और i की वैल्यू जो होगी वो -π/2 होगी जब cot x की वैल्यू जो होगी वो एक इंटीजर नहीं होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस तरीके के इंटीग्रल्स की, जो जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है वो है एक इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये है 0 से 2π, और इंटीग्रेंड हमारा यहाँ पर है 1 + sin x/2, राइट। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनकी मदद लेनी पड़ेगी, और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है इसकी भी हमें मदद लेनी पड़ेगी, राइट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को i मान लेते हैं, राइट। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी दी हुई है हमें, हम इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, राइट। तो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो कैसी होगी, चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ फॉर्मूले हैं उनका यूज़ करके, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 1 + sin x/2, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि sin 2θ का फॉर्मूला देखते हैं, राइट। तो sin 2θ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin θ cos θ, राइट। अब अगर हम यहाँ थीटा को रिप्लेस कर दें सपोज x/2 से, राइट। तो देखिए हमें मिल जाएगा साइन x = 2 sin x/2 cos x/2, राइट। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x को वापस रिप्लेस करते हैं, मान लेते हैं y/2 से, राइट। तो देखिए साइन y/2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 sin y/4, और यहाँ भी हमें मिल जाएगा cos y/4, राइट। तो देखिए साइन 2θ का जो फॉर्मूला है उससे हमने पहले साइन x के लिए फॉर्मूला निकाला, और उसके बाद हमने जो हाफ एंगल फॉर्मूला है साइन y/2 के लिए हमने यहाँ पर ये रिजल्ट फाइंड आउट किया, राइट।
तो इस रिजल्ट की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास है साइन 1 + sin x/2, राइट। तो देखिए अब 1 + sin x/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 + sin x/2। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो देखिए हमें मिलेगा 2 sin x/4 cos x/4, राइट। तो इस फॉर्मूले को हमने x के टर्म्स में वापस लिख लिया है, राइट। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो इस रिजल्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 दिया हुआ है, तो इस 1 को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 sin x/4 cos x/4 है, तो हम 1 को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर x/4 प्लस कॉस स्क्वायर x/4, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 sin x/4 cos x/4, राइट। क्योंकि साइन स्क्वायर x/4 प्लस कॉस स्क्वायर x/4 जो होगा इसकी वैल्यू 1 होगी इस फॉर्मूले से, राइट। तो थीटा की जगह x/4 होगा। तो हमने ऐसा क्यों किया, तो देखिए अगर अब हम यहाँ पर साइन x/4 को a ले लें और कॉस x/4 को b ले लेते हैं, तो देखिए हमारे पास बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, राइट। तो ये फॉर्मूला हमारे पास मिल गया हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो a को हम लिख सकते हैं साइन x/4 और b को लिख सकते हैं हम कॉस x/4 का स्क्वायर, राइट। तो इस इंटीग्रल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि 1 प्लस जो स्क्वायर रूट के अंदर हमें 1 + sin x/2 दिया हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लिखें, राइट। तो अब देखिए कि हमारे पास जो ये टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin x/2, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी अब स्क्वायर रूट ऑफ ये क्वांटिटी हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो हम लिखेंगे साइन x/4 प्लस कॉस x/4 होल स्क्वायर, राइट। तो अब हमारा जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल बन जाएगा 0 से 2 पाई, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन x/4 प्लस कॉस x/4 होल स्क्वायर, राइट। ओके। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास एक स्क्वायर नंबर है, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है और यहाँ लिमिट्स हमारे पास दी हुई हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ साइन x/4 प्लस कॉस x/4 का स्क्वायर जो है इसे हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि साइन x/4 प्लस कॉस x/4 को हम मान लेते हैं p, राइट। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल हमें मिलेगा अब वो 0 से 2 पाई और स्क्वायर रूट ऑफ p² मिल जाएगा, राइट। तो अब अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसे देखते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ p² को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ p, राइट। और मॉड ऑफ p की जो डेफिनेशन हम लिखते हैं डिटेल में, अगर हम लिखें इसे तो ये पॉजिटिव p होता है अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, और मॉड ऑफ p 0 होगा अगर p की वैल्यू 0 होगी, और मॉड ऑफ p माइनस p होगा अगर p की वैल्यू लेस देन 0 होगी, राइट। तो ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन दोनों इक्विवेलेंट डेफिनेशंस होंगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ p² को हम मॉड ऑफ p लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए अब हम लिख सकते हैं इसको 0 से 2 पाई, तो यहाँ हम इसे मॉड ऑफ p लिख सकते हैं और ये dx हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए p को वापस हम साइन x/4 प्लस कॉस x/4 लिख लेते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आता है 0 से 2 पाई और यहाँ आ जाएगा मॉड ऑफ साइन x/4 प्लस कॉस x/4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dx,
राइट। तो अब हमारे पास ये जो इंटीग्रल था उसकी फॉर्म जो है वो ये आ गई, राइट। तो ये जो हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले का अप्लाई किया यहाँ पर, तो हमें ये फॉर्म मिल गई, राइट। अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, राइट। और यहाँ पर देखिए मॉड है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, राइट। और फिर देखते हैं कि कैसे हम इस क्वांटिटी को मॉड से बाहर निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब लिमिट्स को देखते हैं। तो देखिए लिमिट्स जो हैं वो हमारी वेरी कर रही हैं 0 से 2 पाई तक, राइट। तो x जो है वो लाई कर रहा है 0 और 2 पाई के बीच में। अब देखिए यहाँ जो एंगल हमें दिया हुआ है ये एंगल है x/4, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इस इनइक्वालिटी को थ्रू आउट डिवाइड कर लेते हैं 4 से। तो 4 से जब हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो 0/4 मिलेगा, x/4 मिलेगा और यहाँ 2 पाई/4 मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ 0 मिलेगा हमें और यहाँ x/4 मिलेगा और यहाँ पर कैंसिल करेंगे इसे तो पाई/2 मिल जाएगा, राइट। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो एंगल हमारा x/4 है जो यहाँ पर अपीयर हो रहा है x/4, तो ये एंगल जो है 0 और पाई/2 के बीच में लाई करता है। यानी कि x/4 जो होगा हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर। तो x/4 जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें मालूम है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ 0 होगा, यहाँ पाई/2 होगा, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन x/4 भी पॉजिटिव होगा और कॉस x/4 भी पॉजिटिव होगा, राइट। तो इसका मतलब इनका इन दोनों का जो सम होगा ये पॉजिटिव होगा। तो अब हमारे पास क्या होगा कि साइन x/4 प्लस कॉस x/4, यानी कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो टोटल इन दोनों का जो सम होगा ये भी एक पॉजिटिव होगा। तो देखिए हमने साइन x/4 प्लस कॉस x/4 को p लिया था, राइट। तो p लिया था तो p जो होगा हमारा पॉजिटिव आ गया, राइट। तो देखिए जब p ग्रेटर देन 0 होगा, p ग्रेटर देन 0 का मतलब p पॉजिटिव है। तो जब p ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड p जो होगा वो पॉजिटिव p होगा, राइट। तो मॉड ऑफ पी क्या है हमारे पास, ये है मॉड ऑफ पी जो है मॉड ऑफ साइन x/4 प्लस कॉस x/4 है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो मॉड से हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो i की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0 से 2 पाई और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन x/4 प्लस कॉस x/4 और यहाँ पर हमें मिलेगा dx, राइट। तो अब देखिए हमारे पास बहुत इजी इंटीग्रल आ गया है यहाँ पर। तो हमें मालूम है कि साइन x/4 का जो इंटीग्रल होगा वो होगा -4 कॉस x/4, राइट। और कॉस x/4 का इंटीग्रल जो होगा वो होगा 4 साइन x/4, राइट। तो यहाँ पर अब हमें मिल जाएगा -4 कॉस x/4 प्लस 4 साइन x/4, राइट। और लिमिट्स आ जाएंगी हमारी 0 से 2 पाई तक। तो चलिए अब यहाँ पर लिमिट्स रखते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ मिल जाएगा -4 कॉस, जब x की वैल्यू हम यहाँ 2 पाई रखेंगे तो हमें मिल जाएगा पाई/2 और यहाँ पर भी मिल जाएगा हमें साइन पाई/2, राइट। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ पर 2 पाई रखेंगे तो 2 से यहाँ जो 4 है वो 2 से कैंसिल होगा तो पाई/2 मिलेगा, राइट। और जब हम 0 रखेंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा -4 कॉस 0 प्लस 4 साइन 0, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस पाई/2 0 होता है तो -4 टाइम्स 0 0 हो जाएगा। साइन पाई/2 1 होता है तो ये हमें 4 मिलेगा और यहाँ पर हमें -4
और कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो -4 टाइम्स 1 -4 हो जाएगा, और साइन ज़ीरो की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 हमें मिल जाएगा 8, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी जो 0 से 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 डी एक्स है, इसकी वैल्यू जो होगी वो 8 होगी, राइट। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के जो रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनका यूज़ करके और मॉड फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करके इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स होते हैं इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है वो है इंटीग्रल पाई से 3 पाई/2 तक है, और जो इंटीग्रेंड है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं इनके जो साइन होते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कैसे हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस इंटीग्रल को हम आई ले लेते हैं, राइट। और यहाँ जो इंटीग्रेंड हमें दिया हुआ है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, राइट। तो चलिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं यहाँ पर, और फॉर्मूला देखते हैं कॉस 2x या कॉस 2 थीटा के लिए, राइट। तो कॉस 2 थीटा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो अगर हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, राइट। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और कॉस 2 थीटा को राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, इसकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए पाई से 3 पाई/2 तक, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्स में है, यहाँ थीटा में हमने फॉर्मूले को लिखा था, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स, राइट। तो चलिए क्या करते हैं यहाँ पर कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो आ रहा है इसमें, इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रल हो जाएगा पाई से 3 पाई/2 तक, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। तो अब देखिए जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ था उस इंटीग्रल को हमने इस फॉर्म में ले आए। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए हम स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स नहीं लिख सकते, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसे हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अगर पी स्क्वायर है तो इसे हम लिखते हैं मॉड ऑफ पी, राइट। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पी को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर, और जो यूजुअल हम लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं मॉड ऑफ पी को, वो होता है पॉजिटिव पी अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, और मॉड ऑफ पी ज़ीरो हो जाएगा अगर पी की वैल्यू ज़ीरो होगी, और मॉड पी जो होगा वो नेगेटिव पी होगा अगर पी लेस देन ज़ीरो होगी, राइट। तो ये वाली जो डेफिनेशन है और ये वाली डेफिनेशन, ये दोनों इक्विवेलेंट डेफिनेशंस है, राइट। तो यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास जो p है वो है साइन x, राइट। तो p स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर x, तो इसे अब हम इंटीग्रल को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, और हमारे पास लिमिट्स हो जाएंगी पाई से 3 पाई/2 तक, और हम इसे लिख लेंगे मॉड ऑफ साइन x, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर स्टेप होगा। तो चलिए अब हमने यहाँ पर मॉड ऑफ साइन एक्स लिख लिया है, राइट। तो अब देखते हैं हम कि जो लिमिट्स हैं वो पाई से 3 पाई/2 तक वेरी कर रही है। तो यहाँ पर हमने क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ कर लिया है।
तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा हमारा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ एंगल 0 आ जाएगा, ये पाई/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा हमारा, ये 3 पाई/2 और यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा, राइट। तो देखिए जब हम पाई से 3 पाई/2 तक जाएंगे यानी कि हम इस क्वाड्रेंट में रहेंगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, राइट। तो आप देखिए इस मॉड ऑफ साइन एक्स को हम यहाँ से समझेंगे मॉड ऑफ पी से, राइट। तो देखिए मॉड ऑफ साइन एक्स जो होगा ये नेगेटिव साइन एक्स होगा। क्यों? क्योंकि जो लिमिट्स हैं, जो एक्स की वैल्यू है वो हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जो एंगल होता है, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो साइन की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, राइट। तो मॉड ऑफ साइन एक्स जो होगा वो नेगेटिव ऑफ साइन एक्स होगा। तो मॉड ऑफ पी का जो डेफिनेशन का ये वाला पार्ट है इसको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये साइन एक्स नेगेटिव होगा यानी कि p लेस देन 0 होगा, यानी कि p जब नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ p जो होगा वो माइनस p होगा। तो इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं √2, और यहाँ इंटीग्रल हो जाएगा पाई से 3 पाई/2 और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, राइट। तो अब ये इंटीग्रल जो है हमारे पास एक सिंपल इंटीग्रल आ गया है। यहाँ हम माइनस बाहर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, पाई से 3 पाई/2 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स dx, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम साइन एक्स का इंटीग्रल जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, राइट। तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस एक्स और लिमिट्स हो जाएंगी पाई से 3 पाई/2 तक, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव को बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास केवल यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचेगा और यहाँ कॉस एक्स होगा, लिमिट्स हो जाएंगी पाई से 3 पाई/2 तक, राइट। तो अब हम यहाँ पर लिमिट्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो देखिए आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, पहले हम रखेंगे 3 पाई/2 तो कॉस 3 पाई/2 और माइनस कॉस ऑफ पाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम कॉस 3 पाई/2 यानी कि कॉस 270 डिग्रीज की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी, और कॉस पाई जो होगा वो -1 होगा यानी कि कॉस 180 डिग्रीज, राइट। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 + 1 आ जाएगा यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमें मिल जाएगा, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जो कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो साइन कन्वेंशन है इसका यूज़ करके हम इस तरीके के जो इंटीग्रल्स हैं इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है वो है -1 से 1, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस साइन पाई एक्स दिया हुआ है हमें, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम साइन जो फंक्शन है इसका ग्राफ को ड्रॉ करके हम इस तरीके के जो इंटीग्रल्स हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस इंटीग्रल को आई ले लेते हैं, राइट। और लिमिट्स देखिए यहाँ पर हैं -1 से 1 तक, राइट। तो देखिए ये हमारे पास -1 है, ये 1 है, और यहाँ पर हमारे पास 0 है। तो -1 और 1 के बीच में हमारे पास जो इंटीजर है वो 0 है। तो हम क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम हमेशा जो है वो इंटीजर्स को सर्च करते हैं, राइट। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं -1 से 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस साइन पाई एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो दूसरा इंटीग्रल है वो आ जाएगा हमारा
0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस साइन पाई एक्स, राइट। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमारा जो मेन फोकस है वो साइन पाई एक्स पर रहेगा, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो साइन एक्स का ग्राफ है उसे देखते हैं और उस ग्राफ की मदद से हम यहाँ पर इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने एक रफ ग्राफ बना लिया है साइन फंक्शन का, राइट। तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो एंगल होगा वो पाई/2 होगा और यहाँ पर हमारे पास पाई होगा, राइट। और यहाँ पर हमारे पास 3 पाई/2 होगा और यहाँ पर 2 पाई होगा, राइट। उसी तरीके से हम जब नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पर -पाई/2 होगा और यहाँ पर हमारे पास -पाई होगा और यहाँ पर -3 पाई/2 और यहाँ पर हमारे पास -2 पाई होगा, राइट। तो इस ग्राफ की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी साइन एक्स की वो +1 होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास -1 होगी, राइट। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा ये हमारा। तो चलिए सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ जो x की वैल्यू है वो -1 और 0 के बीच में लाई करती है। तो हम क्या करेंगे, एक इनइक्वालिटी बना लेंगे। यहाँ हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस साइन पाई एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो x जो होगा वो -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस पूरी इनइक्वालिटी को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास साइन पाई एक्स है। तो हमें हमें मिल जाएगा यहाँ पर -पाई, यहाँ पर आ जाएगा पाई एक्स और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0 क्योंकि पाई टाइम्स 0 जो होगा वो 0 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये एंगल जो है वो पाई एक्स है, राइट। तो चलिए अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं पाई एक्स को तो हमें मिल जाएगा -पाई लेस देन थीटा और ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो चलिए अब ग्राफ पर चलते हैं। तो देखिए जो थीटा है यानी कि जो पाई एक्स है वो -पाई से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है, राइट। तो हम जो होंगे जो हम ग्राफ को देखेंगे वो ये वाला पोर्शन हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये -पाई है और ये 0 है, राइट। और थीटा जो है हमारा वो -पाई और 0 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर कोई एंगल होगा थीटा या यहाँ पर कोई एंगल थीटा होगा, राइट। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास थीटा जो एंगल है वो यहाँ पर है। तो अब अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो जो साइन की वैल्यू निकलेगी यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू जो होगी वो -1 से बड़ी होगी, राइट। क्योंकि देखिए -1 जो होगा ये पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये साइन थीटा की वैल्यू होगी यानी कि साइन पाई एक्स की वैल्यू होगी। तो साइन थीटा जो होगा वो -1 से ग्रेटर होगा ये वैल्यू, लेकिन 0 से जो होगी ये छोटी होगी। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू पाई एक्स रखते हैं तो साइन पाई एक्स आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो देखिए साइन पाई एक्स जो होगा वो -1 और 0 के बीच में लाई करेगा जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इस इनइक्वालिटी में थ्रू आउट जो है वो 1 ऐड कर देते हैं। तो जब हम 1 ऐड करेंगे यहाँ पर तो -1 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन पाई एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 1 + 0 आ जाएगा। क्योंकि देखिए हमें 1 प्लस साइन पाई एक्स चाहिए तो -1 + 1 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस साइन पाई एक्स आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन पाई एक्स की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम जो डेफिनेशन है अगर उसका यूज़ करेंगे तो 1 प्लस साइन पाई एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, राइट। क्योंकि 1 प्लस साइन पाई एक्स जो है वो 0 और 1 के बीच में है। तो मान लेते हैं कि 1 प्लस साइन पाई एक्स की वैल्यू वो 0.4 है। तो 0.4 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से कम होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा 0.4 का
वो 0 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस साइन पाई एक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा जब x की वैल्यू जो होगी वो -1 और 0 के बीच में लाई करेगी। तो चलिए इसी तरीके से इस इंटीग्रल को लेते हैं आप। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो हम इनइक्वालिटी बना लेते हैं 0 और 1 के बीच में x है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें साइन पाई x चाहिए, तो पाई से हम थ्रू आउट जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ पाई x मिल जाएगा और यहाँ पर हमें पाई मिल जाएगा, राइट। तो पाई x जो है वो थीटा है, तो हम ऐसा मान सकते हैं यहाँ पर कि थीटा जो है 0 और पाई के बीच में है। तो अब हम इस पोर्शन में चलेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए कि ये 0 है और ये पाई है, और थीटा जो है वो 0 और पाई के बीच में है। तो जब थीटा 0 और पाई के बीच में होगा तो मान लेते हैं यहाँ पर है थीटा, तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू साइन थीटा की होगी, राइट। तो साइन थीटा जो होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से कम होगा, राइट। तो ये वैल्यू जो होगी, मान लेते हैं ये थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी ये इस पॉइंट से हमें मिलेगी, राइट। तो साइन थीटा जो होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू वापस हम पाई एक्स रखते हैं यहाँ पर, राइट, और 1 ऐड कर लेते हैं थ्रू आउट। जैसे यहाँ पर हमें 1 प्लस साइन पाई एक्स चाहिए, तो 0 प्लस 1 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस साइन पाई एक्स मिल जाएगा हमें, और यहाँ पर 1 प्लस 1 हमें 2 मिल जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन पाई एक्स ये जो वैल्यू है ये 1 और 2 के बीच में है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा 1 प्लस साइन पाई एक्स का वो 1 हो जाएगा, राइट, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। तो जब 1 प्लस साइन पाई एक्स 1 और 2 के बीच में होगा, मान लेते हैं कि 1 प्लस साइन पाई एक्स की वैल्यू आ जाती है 1.3, तो 1.3 जो होगा वो 1 से ग्रेटर होगा लेकिन 2 से कम होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 जो होगा वो 1 आ जाएगा, राइट। तो इस इंटीग्रल के लिए जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में होगी तो 1 प्लस साइन पाई एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 0 होगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, राइट। और जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस साइन पाई एक्स का 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास ये इंटीग्रल जो आई था वो हमें मिल जाएगा -1 से 0, और इसकी जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 0 dx हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और यहाँ 0 से 1 आ जाएगा, और इसकी जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस साइन पाई एक्स की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, राइट। तो आई की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी, और यहाँ पर dx का इंटीग्रल हमारे पास x आ जाएगा, और लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, तो हमें 1 माइनस 0 यानी कि 1 मिल जाएगा, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू -1 से 1 जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस साइन पाई एक्स है, इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके इस तरीके के इंटीग्रल्स की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालनी है इंटीग्रल की वो है 0 to π/4, और जो इंटीग्रेंड है हमारे पास वो है cos ऑफ π/4 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर इस इंटीग्रल में जो इंटीग्रेंड हमें दिया हुआ है उसमें हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इजीली इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम i मान लेते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया हुआ है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम डिफाइन कर सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। और हमें मालूम है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है इसकी जो डोमेन होती है
वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, राइट। और जो रेंज होगी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वो 0 से 1 तक होगी, राइट। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट इट इज लेस देन 1, राइट। और यहाँ पर अगर हम लिमिट्स देखें तो लिमिट्स वैरी कर रही हैं x इज इक्वल टू 0 से π/4 तक। तो इसका मतलब ये है कि x जो है 0 और π/4 तक लाई करता है, राइट। तो अब देखिए पाई जो है एक रियल नंबर है, तो अगर हम पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर लिखें 3.14, और अगर इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास जो नंबर आएगा वो करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 0.78 आएगा, राइट। तो अगर अब हम यहाँ पर एक नंबर लाइन खींचें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं 0 है और यहाँ पर 1 है, राइट। तो 0.78 जो होगा वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा, राइट। तो ये पॉइंट जो होगा वो 0.78 होगा, और 0.78 जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो अब देखिए हम इस इंटीग्रल आई को कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 0 से π/4, और हमारे पास हो जाएगा कॉस, यहाँ पर π/4 लिखेंगे हम, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह ये एक्सप्रेशन लिखेंगे हम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। ओके, अब देखिए जो x है हमारा, ये जो x है हमारा, ये x जो होगा वो लाई कर रहा है 0 और 0.78 के बीच में, क्योंकि π/4 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारे पास 0.78 है। तो x लाई करेगा 0 और 0.78 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा x का वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे तो अगर कोई भी नंबर x जो है अगर वो 0 और 0.78 के बीच में लाई करता है, यानी कि यहाँ पर लाई करता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल में यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा 0 से π/4, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस π/4 प्लस x माइनस 0, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 से π/4, और ये हो जाएगा हमारा कॉस π/4 प्लस x, राइट। तो अब हमारे पास एक सिंपल इंटीग्रल आ गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस का इंटीग्रल जो होता है वो साइन होता है, तो हमें मिल जाएगा साइन π/4 प्लस x, और लिमिट्स हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 0 से π/4 तक। तो चलिए π/4 यहाँ रखते हैं पहले, तो साइन π/4 प्लस π/4 मिल जाएगा हमें, माइनस साइन x की वैल्यू अब 0 रखते हैं यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा π/4 प्लस 0, राइट। तो i की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर हमें π/4 प्लस π/4 हमें मिलेगा π/2, और यहाँ पर हमें साइन π/4 मिल जाएगा। तो अब देखिए साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और साइन π/4 साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू जो होगी वो 1/√2 होगी, राइट। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2 माइनस 1/√2, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। तो इस तरीके से हम जो कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस की जो डेफिनेशन का यूज़ करना होता है, तो हम इजीली डेफिनेशंस का यूज़ करके और इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके इस तरीके के इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे,
और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करके, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो है 0 से पाई, और जो इंटीग्रैंड दिया हुआ है वो है x साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 + 3 कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम I मान लेते हैं और इसे इंटीग्रल नंबर 1 हम मान लेते हैं, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हम जिन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए, वो ये है कि इंटीग्रल अगर हमारे पास 0 से a है और f ऑफ x dx हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो इस प्रॉपर्टी का जो मीनिंग है वो ये है कि हमारे पास अगर कोई इंटीग्रल 0 से a और कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो हम उस फंक्शन में अगर x को रिप्लेस कर दें, जो अपर लिमिट है वो a है और लोअर लिमिट है 0, राइट। तो अगर हम उस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दें a माइनस एक्स से, तो इंटीग्रल जो होगा वो अनचेंज्ड रहेगा, राइट। तो इंटीग्रल में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है I है, और अगर हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करें तो यहाँ 0 है और अपर लिमिट जो है वो पाई दी हुई है, राइट। तो a की वैल्यू जो है वो पाई है। तो इस इंटीग्रल को हम अब ऐसे लिख सकते हैं 0 से पाई f ऑफ a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स का मतलब ये हो गया कि हमें जो x है, x को रिप्लेस करना होगा पाई माइनस एक्स से, राइट। तो यहाँ पर x को हम रिप्लेस करते हैं पाई माइनस एक्स से, और साइन हमारे पास पाई माइनस एक्स आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 + 3 कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, राइट। तो अब देखिए, जब भी हम इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं जहाँ पर कि जो इंटीग्रैंड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ देखिए हमारे पास साइन पाई माइनस एक्स है। तो ट्रिग्नोमेट्री से हमें मालूम है कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, राइट। और कॉस पाई माइनस एक्स है यहाँ पर, तो कॉस पाई माइनस थीटा जो होगा वो माइनस कॉस थीटा होगा। तो इस इंटीग्रल को देखिए अब हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से पाई और यहाँ पर पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स जो होगा वो सिंपली साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 + 3, देखिए कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है, तो कॉस पाई माइनस एक्स जो होगा वो माइनस कॉस एक्स होगा, राइट। और यहाँ पर स्क्वायर है हमारे पास, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो -1 का जो स्क्वायर होगा वो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ हम इसे कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, राइट, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को इस तरीके से लिखते हैं, 0 से पाई और साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई साइन एक्स हो गया माइनस एक्स साइन एक्स हमें मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 2 + 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में हम ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ नेगेटिव साइन है, तो हम यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस इंटीग्रल और इस इंटीग्रल को ऐड कर लें, राइट। लेकिन हम यहाँ पर इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो 0 से हमारे पास हो जाएगा पाई, और पहला जो इंटीग्रल मिलेगा वो पाई साइन एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा, तो 2 + 3 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटीग्रल 0 to पाई और एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स,
और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 + 3 cos स्क्वायर एक्स, राइट। तो अब देखिए कि ये जो इंटीग्रल हमारे पास आया है, ये इंटीग्रल हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल है आई, राइट। तो हम इसे लिख लेंगे 0 से पाई, और यहाँ पर ये जो पाई कांस्टेंट है इसे हम बाहर ले सकते हैं यहाँ पर, और हमें मिल जाएगा sin x dx, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 + 3 cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई, राइट। अब इस माइनस आई को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, आई प्लस आई, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पाई 0 से पाई, और sin x dx डिवाइडेड बाई 2 + 3 cos स्क्वायर एक्स, राइट। तो आई प्लस आई तो हमें मिल जाएगा 2i, राइट। और इस 2 को हम पाई के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो आई की वैल्यू आ जाएगी π/2, और 0 से पाई sin x dx डिवाइडेड बाई 2 + 3 cos स्क्वायर एक्स, राइट। तो अब हमारे पास ये इंटीग्रल हमें मिल गया है। तो इस प्रॉपर्टी का जो यूज़ है, जब हम इस तरीके के इंटीग्रल्स में इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, तो ये जो फैक्टर जो साइन एक्स के साथ एक्स है, इस एक्स से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो देखिए अब यहाँ पर कोई एक्स नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, तो देखिए cos x का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स जो है हमारे पास न्यूमरेटर में यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, t इज़ इक्वल टू कॉस एक्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हम t इज़ इक्वल टू कॉस एक्स रखेंगे, तो लिमिट्स को भी साथ में चेंज करेंगे। तो लिमिट्स है x इज़ इक्वल टू 0 से पाई तक। तो जब x की वैल्यू 0 होगी, तो देखिए t की वैल्यू क्या होगी, cos 0। x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ, तो cos 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर पाई होगी, तो देखिए t की वैल्यू क्या आएगी, cos पाई। cos पाई को हम लिख सकते हैं -1, cos 180 डिग्रीज की वैल्यू -1 होगी। डिफ्रेंशिएट करते हैं इस t को, तो dt ओवर dx x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस को हम dt के साथ ले लेते हैं और dx को इधर ले जाते हैं, तो साइन x dx हमें मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ साइन x dx हमें मिल गया है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे माइनस dt से, और cos x को हम रिप्लेस करेंगे t से। तो ये इंटीग्रल जो होगा ये हमारा अब t के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हम i को लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रल 2 है इसे देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं π/2, और जब x 0 था तो t की वैल्यू 1 थी, और यहाँ पर -1 आ जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स की जगह हमें मिल जाएगा माइनस डी टी, और यहाँ पर 2 + 3 टी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए कोई भी इंटीग्रल अगर हमें दिया हुआ है a से b f(x) dx, तो अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि b को हम लोअर लिमिट बना दें और a को अपर लिमिट बना दें, तो इंटीग्रल के सामने हमें नेगेटिव साइन लिखना होता है। तो b से a हो जाएगा, f(x) dx हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही हम -1 और 1 को इंटरचेंज करेंगे, तो ये नेगेटिव साइन जो होगा वो हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, राइट। तो π/2, और यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर 1 dt, और 2 + 3 टी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास है π/2, और यहाँ लिमिट्स है -1 से 1 dt। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 3 है इसे कॉमन निकालेंगे, राइट। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2/3 + टी स्क्वायर, राइट। तो हमने यहाँ पर जो 3 कॉमन निकाला है वो इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यूज़ करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास इंटीग्रल है 1/a² + x²,
तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a, राइट। तो देखिए ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2/3 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि π/2 -1 से 1 dt, और यहाँ पर ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा हमारे पास 1/3, और 2/3 को हम लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, राइट। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिखेंगे तो वापस हमारे पास 2/3 आ जाएगा और यहाँ पर टी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए ये फॉर्म जो है वो हमारी इस फॉर्म के इक्विवेलेंट हो गई, राइट। तो यहाँ पर टी की जगह एक्स है और ए की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 आ जाएगा, राइट। तो चलिए इस इंटीग्रल पर इस रूल को लगाते हैं। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा π/6 हो जाएगा ये तो, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/a। तो a जो है हमारे पास आ गया अंडर रूट या स्क्वायर रूट 2/3, और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x/a। तो x की जगह t हो जाएगा और a की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 आ जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पर 2/3 था, तो 2/3 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा 2/3 पर, और यहाँ पर जो लिमिट्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी -1 से 1 तक। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं और लिमिट्स रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा π/6, इस क्वांटिटी को हम बाहर ले लेंगे तो जो 3 होगा ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और tan इनवर्स टी, और यहाँ पर ये जो √3 है ये भी न्यूमरेटर में जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √3/2, और लिमिट्स हो जाएंगी हमारे पास -1 से 1 तक, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं π√3/6√2, राइट। और लिमिट्स रखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम t की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस टी की जगह अब हम रखेंगे -1, तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि टी की जगह -1 रखेंगे तो -√3/2 हमें मिल जाएगा। तो चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक यहाँ पर हम जो रिजल्ट है उसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ -थीटा जो होगा वो माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो इस नेगेटिव को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहीं पर इस स्टेप को यहीं पर लिख लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ गया, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो π√3/6√2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, राइट। तो यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा π√3/3√2, और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, राइट। तो इस क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, √3 से रेशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि π√3/3√2 है, तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ 3 से, और यहाँ पर आ जाएगा π/√6, 3 2 6 आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं π/√6, और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, राइट। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो π/√6 टाइम्स tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होगी।